कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी क्लास 10 का जो पेपर हुआ है उसका सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए का मैं पहले वीडियो बना दिया, ठीक है, और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब मैं सेक्शन बी पर आज बनाऊंगा जो कि आपके 4 से लेके 10 तक क्वेश्चन जिसमें है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या था, आपके फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू वाला था पूरा, और 2 और 3 जो है क्वेश्चन और थे उसमें। तो 4 से 10 तक इसमें है, इनको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा। सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट रुपीज 2000 पर मंथ। ठीक है ना, तो पी इक्वल टू क्या है आपका, पी इक्वल टू है 2000। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है आपको पर मंथ एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आर इक्वल टू कितना है, 8% पर एनम। ठीक है, ठीक है ना, ही गेट्स रुपीज दिस 1040 एज इंटरेस्ट। तो एस आई जो है आपका वो कितना है, 1040। ठीक है ना, टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द ईयर्स इन ईयर्स टोटल टाइम फॉर द अकाउंट इन आपको एन निकालना है। क्या निकालना है बेसिकली, आपको आपको निकालना है एन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एस आई इक्वल टू क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या होता है 1200 इंटू 2, ये होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज आपको सिर्फ रखना है क्या है, एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1040 इज इक्वल टू पी 2000 गुणा एन, एन प्लस 1, ये आपको निकालना है। ठीक है, इंटू आर आपका 8 है डिवाइडेड बाई ये रख दो आप। ठीक है, तो इससे 1 2 जहाँ पर छोटा कर लो इसको। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, और कुछ काट सकते हो, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है ना, तो ऐसे ही काट लो, और कुछ बचेगा, कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, ये जीरो से एक जीरो काट दो। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा एन, एन एन को मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 102 हो जाएगा। 102 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 100, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 52 इंटू 3। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसका, अब आपको इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये तो दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर, और यानी आपको इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 13 एन माइनस 12 एन माइनस 156 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एन, देखो ये कितना हो जाएगा एन, इसको मल्टीप्लाई उतना आएगा, तो कितना एन कॉमन लोगे तो एन प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लोगे तो एन प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एन प्लस 13 and n minus 12 is equal to 0. So this implies n is equal to minus 13 or n is equal to 12. N is equal to minus 13 should be rejected because it is a negative quantity and n is a time period. So time cannot be in minus sign, ठीक है, with minus sign. So n is equal to 12. So this implies required time is equal to कितना हो जाएगा, required time is equal to 12 years. दिस वॉज यूर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको करना था। हालांकि ये तो पूरा मैंने डिस्क्राइब पूरा लेंथी किया हुआ है, तो इतना टाइम लगेगा नहीं, लगा नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोगों ने इसको इजीली कर लिया होगा। बस आंसर आपका 12 ईयर्स आ रहा है। ठीक है ना, चलिए इसके नेक्स्ट में चलें। क्या है ये नेक्स्ट, सॉरी 12 ईयर्स नहीं 12 मंथ्स, आई एम सॉरी, इट वॉज 12 मंथ्स। तो 12 ईयर्स नहीं था वो, क्या था वो 12 मंथ्स। एन इक्वल टू क्या था 12 मंथ लिख लेना उसको। ठीक है ना, ईयर्स नहीं था वो, सॉरी। तो सेक्शन बी में क्या आएगा, सॉरी इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है बेटा, गिव द फॉलोइंग टेबल गिव द ड्यूरेशन ऑफ मूवीज इन मिनट्स। ठीक है ना, तो कुछ आपका एक डेटा दिया हुआ है, स्टेप डिवीजन मेथड फाइंड द मीन ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। स्टेप तो आपको क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड में आपको पता है कैसे करते हैं। तो आपको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, क्लास में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्लास, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मूवी सॉरी या फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है,
और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मिड वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना, मिड वैल्यू, या इसको एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करोगे आप डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई एस कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर एफ डी कर लो आप, इस तरीके से करते हो आप, ये स्टेप डिवीजन मेथड है ना। तो क्लास क्या था आपका 100 से 110 तक, ठीक है। कहाँ तक है 50 से 60 तक। तो एक्स कितना है, आप इसको देखो दिखाएगा तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है 105 ही होगा ना। तो और 115 हो जाएगा, 125, 135, 145 और 155 हो गया, ठीक है ना, ये तो होगा। कैलकुलेशन देख लेना आप, एफ कितना है 5, 10, 17, थोड़ा सा लेंदी रहते हैं कैलकुलेशन, 5, 10, 17, 864, ठीक है ना। उसके बाद डी इज इक्वल टू, अब ये तो स्टेप यहाँ से आपको थोड़ा सा ए डी, आप अब ए मान लो, ए किसको मानता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 है तो किसी को भी मान सकता हूँ, इसको मान लेता हूँ सपोज ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, x माइनस ए 105 माइनस 125 कितना होगा -20, -20 बाई एज आपका 10 है तो -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, -1 ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 55 में से करोगे कितना हो जाएगा वो 30। अब एफ डी कर लो आप, एफ डी -10, ठीक है ना, माइनस ये भी 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 4 दीजिए 12। अब आपको सिग्मा एफ निकालना है, यहाँ पर सिग्मा एफ आपका ये सम हो जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे ये सिग्मा एफ डी निकालना है आपको, ठीक है। इसको जोड़ लो आप, कितना है इसको जोड़ ऐसे, ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखो 32, 40 है 46, 50 हो जाएगा ये, ठीक है 50 है। और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 12 और 8 20 20 20 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब मीन जो हो जाएगा आपका, मीन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस, ठीक है ना, ए प्लस, ए तो जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना, ए प्लस क्या होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है ना, ये तो होता है। ए कितना था बेटा आपका 125 प्लस एफ डी कितना है बेटा 12 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 125 प्लस 0 से 0 कट गया तो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 127.4 आंसर आ रहा है। अगर हमने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है तो दिस शुड बी योर आंसर, वन कितना 127.4 योर आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाए, दिस वॉज योर सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है नहीं, देख लो क्वेश्चन नंबर डालना। इट वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, ये क्या है देखो, ये इसमें क्या है, इसमें कहता है इफ ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, क्या दिया हुआ आपको ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना है बेटा, इट इज योर 64 अपॉन 27, ठीक है। नाउ व्हाट इज आस्किंग इन फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसका ए पार्ट है, यू हैव टू फाइंड ए प्लस, तो सिंपल सा तो है, आप देखो ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, साफ साफ दिख तो रहा है।
दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। पहले का तो आंसर आपका ऐसे ही आ गया होम, ठीक है ना। नाउ कम टू हेंस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड ए रेशियो बी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन कौन सी होती हैं? अल्टरनेटो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो, जब से आपको यूज करनी है कोई भी, ठीक है ना। तो बी पार्ट में आते हैं, ए बी का वैल्यू निकालें। अब आपको मिल गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज कर देते हैं, ठीक है। यूजिंग आप लिखना भी है ब्रैकेट में, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, न्यूमरेटर में आपको दोनों को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4+3 डिवाइडेड बाई 4-3। यहाँ पर लिखोगे आप यूजिंग डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, देखो b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, तो ट्वाइस a अपॉन ट्वाइस b इज इक्वल टू क्या होगा 7/1। तो दिस इम्प्लाइज a बाई b इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7/1। दिस इम्प्लाइज a रेशियो b इज इक्वल टू 7/1। दिस इज योर a रेशियो b, तो निकालना ना, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए कोई पार्ट है ना इसमें, ठीक है। दिस इज योर 4 कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है ना। 5 में आते हैं, देखो 5 क्या है। हाँ, ये 5 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आराम से पहले। क्या है? द गिवन ग्राफ विद एक हिस्टोग्राम दिया बेटा इसमें, ठीक है। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स गिवन इन अ स्कूल कैंपस स्टडी, ठीक है। स्कूल कैंपस, सॉरी फुल स्टॉप। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ तो ऐसे दिया हुआ है, आपको एक हाइट दी हुई है कि प्लांट्स की और नंबर ऑफ प्लांट्स किस। तो मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ रेस्पेक्ट टू द क्लास बाउंड्रीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या है, कंटिन्यूस डेटा है, इसको आपको तो बना सकते। आपको फर्स्ट पार्ट इसका है, इसका तो ए पार्ट में आपको आंसर करना है क्लास, या इसको क्लास की जगह क्या लिखोगे आप, हाइट्स इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट्स, किसकी हाइट है, प्लांट्स की, ठीक है ना। हाइट्स इन सेंटीमीटर, एक कॉलम ऐसे बना दो। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, आपको नंबर ऑफ प्लांट्स या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। ऐसे लिख दो आप, ये आपको एक इसका आंसर ऐसे ही बनाना था, ठीक है ना। तो कितने हैं इसमें हाइट, देखो 30 से 40 आपको मिनिमम देना है, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80, ठीक है ना। 80 टू 90 भी है, अच्छा आगे भी है, 80 टू 90 एंड 90 टू 100 भी है। तो बस ये टेबल बनानी है आपको, ठीक है ना। ए पार्ट का आंसर करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसका फ्रीक्वेंसी आपको ग्राफ से पढ़नी है इसकी, कैसे 30 से 40 की आपको दिख रही है ना, 4 है फिर कितनी है 2, ठीक है, फिर कितनी है 8, फिर 12, 8 फिर 12, 70 से 80 की कितनी है बेटा, इट इज योर 6 एंड 3, 6 एंड 3 एंड फाइनली जो फाइनल है वो 90 से 100 की कितनी है, इट इज योर 4, ठीक है ना। ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड, स्टेट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा आएगा, बी पार्ट जो है। मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस क्लास की, आपको कौन सा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाले, ये है ना 12। तो कितना है ये 1 2 3 4 4, तो 60 70, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 60 टू 70, ठीक है ना आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बी सी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड नोट, अब मोड निकालने का तरीका क्या है आपको पता है ना। जो हाईएस्ट रेक्टेंगल का जो एडिशन रेक्टेंगल होता है, जैसे इसमें ग्राफ में आपको दिखाया गया है, ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो लगभग कितना आ रहा है, जहां पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काटा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप पढ़ते हैं, देखो ग्राफ में आप दिख रहा है ना, जहां पर ये जैसे ये लाइनें काट रही हैं, ठीक है ना। ये आपका टॉप ग्राफ है, ठीक है ना, और ये बगल में ऐसे ऐसे है, ठीक है, और ये बगल में थोड़ा सा ऐसे खींचा गया है। तो हमने क्या किया, इसको मिलाया है, इसको मिलाया है, और जहां ये काट रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट पढ़ना है आपको,
ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये आपको दिख रहा है फ्रॉम द ग्राफ, मैं लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ, दिस यूर सी पार्ट, ठीक है ना। फ्रॉम द ग्राफ क्या पूछ रहा है ये, आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ द ग्राफ, मोड इज इक्वल टू दिस इज द एक्स वैल्यू, ये वैल्यू है ना आपकी, ठीक है ना। तो क्या है ये लगभग 54 के आसपास आ रही है, कितनी आ रही है 64, सॉरी देखो 60, सॉरी 64, 60 से 70 के थोड़ा सा क्लोज है ना, 65 तो नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू 64। अब 65 भी पढ़ते तो ग्राफ से इतना चल जाता है, ठीक है ना। ग्राफ एग्जैक्टली आप जितना पढ़ोगे तो 64 मुझे दिख रहा है, लगभग इतना ही होना चाहिए। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, डी पार्ट में गया, फाइंड द नंबर ऑफ, आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स हुज हाइट रेंज इज बिटवीन 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर तो कितना है 3, ये तो है। डी क्या है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या है इसमें, अब इसमें क्या है, देखो कुछ बच्चे मोड निकालने की फार्मूला तो आपको है नहीं, ठीक है, तो आपको इससे मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड आपको बेसिकली टेबल से देख के निकालना है, तो आपको हो गया आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत, ABCD चारों पार्ट हो गए ना। चलिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले में चलें, ठीक है। अब अगले में क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है द एंगल ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। 5 का सेकंड पार्ट देखो आप, इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्या है ये पढ़ना क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a 100-meter high tree from 2 points A and B on the opposite side of the tree are 52 degree and 45 degree, ठीक है। Find the distance AB to the nearest meter, जैसे फिगर में आपको दिया गया है, ठीक है ना, एक फिगर है, तो आपको क्या है, ठीक है, ये है, दिस इज योर 52 डिग्री दिया हुआ है आपको, एंड दिस इज योर 45 डिग्री। अब इसमें आपको क्या है, 45 डिग्री है ना, ठीक है, और ये 100 मीटर है, ठीक है। तो ए बी दो क्या है, ए बी और सी एंड डी, ठीक है, ये है। तो एलिवेशन टॉप ऑफ 100 मीटर है, टू टावर पॉइंट ए एंड बी कोई है, जहां इस टावर से इसका एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से इस टावर, इस पॉइंट से इस टावर का एलिवेशन 52 डिग्री है, इस पॉइंट से इस पॉइंट टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अब आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए क्या है आपको, AC प्लस BC, एक बार AC निकालो वाला इन ट्रायंगल, और तो आप लिख लेना इन ट्रायंगल, ठीक है। आपको एक कॉमन लैंग्वेज भी लिखनी होती है, क्या, जैसे कि लेट D बी द टॉप ऑफ द टावर, A एंड B बी द पोजीशन, 2 पोजीशन, ठीक है ना, या 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो जो भी आप लिखना है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी, इन ट्रायंगल BCD इक्वल टू tan, देखो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, DC अपॉन BC। तो tan 45 आपकी पता है आपको 1 होती है, और DC कितना है आपका, तो निकाल, DC 100 है, और BC तो आपको निकालना है, तो दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 100 मीटर। अब नाउ इन ट्रायंगल अगेन कम टू इन ट्रायंगल ACD, ACD में क्या हो जाएगा, tan ऑफ 52 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC, ठीक है ना। tan 52 डिग्री की आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो tan 52 डिग्री भी कहाँ से देखोगे आप, इसकी वैल्यू यू कैन रिफर टू, आपको कहाँ से मिल जाएगी ये, टेबल से, ठीक है ना। तो दिस इज लगभग ये आती है 1.52, ठीक है ना, DC अपॉन DC आपका 100 है अपॉन AC, दिस इम्प्लाइज
AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1.52 100 अपॉन यानी 1.28 सॉरी 1.58 नहीं होती 1.28 होती है इसकी सॉरी 1.28 आई एम सॉरी ठीक है ना 1.28 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर 100 को 1.28 से डिवाइड करोगे ये लगभग 78.125 आएगी 78.125 मीटर हो गया तो AC निकल गया। सो क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC प्लस BC दिस इज इक्वल टू 78.125 टू डेसिमल प्लेस लो कोई दिक्कत नहीं है प्लस 100 इज इक्वल टू इतना मीटर 178 पॉइंट मैं इसको खाली 12 ले लेता हूँ 13 मीटर ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके ठीक है ना। दिस इज योर आंसर दिस शुड बी योर आंसर ठीक है ना। तो आपको जो निकालनी थी वो कितना था 178 या आपको अगर नियरेस्ट मीटर तक लिखा है क्या लिखा है क्वेश्चन में आस्किंग नियरेस्ट मीटर तक नहीं पूछ रहा कहीं। हाँ नियरेस्ट मीटर तक तो फिर नियरेस्ट मीटर तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ध्यान देना है नियरेस्ट मीटर करा तो इट इज इक्वल टू बस इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिर ठीक है ना आंसर नियरेस्ट मीटर तक करा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक है इट इज आस्किंग नियरेस्ट मीटर तो 178 हो जाएगी इसकी ठीक है ना। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन था मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर टेबल में आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी और तो इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन इट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन ठीक है। कम टू नेक्स्ट अब आपका आ जाओ फिफ्थ का कितने हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड भी होगा ना इसमें कोई फिफ्थ का थर्ड है फिफ्थ में 2 ही है क्या 2 ही क्वेश्चन है हाउ इज पॉसिबल 5 और ये भी 5 का है हाँ ये दोनों क्वेश्चन 5 के हैं ठीक है 10 का हो गया 10 का क्वेश्चन होता है ना आपको तो 6 में आ जाता है फिर ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा देखो 6 में है 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ध्यान देना ठीक है 3 डेसिमल प्लेस तक नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है 2x² माइनस 10x प्लस 5 तो x जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है 2x² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ठीक है ना 2x² माइनस 10x प्लस 5 अब यहाँ पर इसको कंपेयर करोगे ax² कंपेयरिंग इट विथ किससे ax स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ठीक है ना अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दैट केस इफ a becomes 0 it will become a linear equation ठीक है। so if you compare this equation with this the coefficient of a is equal to what 2 coefficient of x square is equal to a is equal to 2 and coefficient of x b is equal to it is your minus 10 and the constant term is equal to 5 so x is equal to what you have to find the value of x actually na so x is equal to x is given by minus of b plus minus b square minus 4ac whole square root divided by 2a this is the quadratic formula right now just put the values of a b and c so you will get 10 plus minus b square 100 minus 4 into 2 into 5 right 4 into 2 into 5 divided sorry square root of this divided by 2 into 2 ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट बनाते हैं तो यहाँ से जो हो जाएगा 10 प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 into 4 40 हो जाएगा तो ये 60 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है ना। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 60 की आपको वैल्यू निकालनी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा या तो आपको ये पता हो ठीक है ना इसको आप कैसे भी लिख सकते हो आप 2√15 भी लिख सकते हो इसको ठीक है वैसे 4 into 15 है ना 2√15 लिख सकते हो फिर इसकी वैल्यू जो आएगी तो वो कहते हैं आ जाएगी 7.7 लगभग इसकी जो वैल्यू अगर निकालोगे तो 10 प्लस 7.7 से कुछ ज़्यादा आएगी इसकी 7.75 आप ले सकते हैं ठीक है ना डिवाइडेड बाई 4 ऐसे ले लो आप प्लस माइनस होगा 2 ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज अब दोनों वैल्यू लेनी है आपको यहाँ पर ध्यान देना कि एक को इग्नोर नहीं कर देना आप दिस इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दिस 10 एक बार प्लस लेता हूँ 7.75 डिवाइडेड बाई 4 एंड
x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 7.75 डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो ना। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे क्या है ये 10 प्लस, देखो इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 10 प्लस 7.75 7.75 ही है ना 7.75 70 divided by 4 it is your 4.43 4.44 भी कर सकते हो आप 4.44 भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। और इसको लिखोगे या ये और x इज इक्वल टू 10 माइनस 7.75 10 माइनस 7.75 डिवाइडेड बाई इसको 4 से करोगे तो ये आएगा आपका 0.562, ठीक है ना 0.562, ठीक है ना। अब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिखना है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो है ही है, ठीक है ना 4.436 0.536, ठीक है ना ये आपका आएगा, ठीक है ना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पर इतना ही लिखना है आपको, ये इसको ये ऐसी वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या है ये, नेक्स्ट देखते हैं। कम टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आपका किसका है 6 का सेकंड पार्ट। 6 का जो सेकंड पार्ट है वो है क्या, इफ एक्वाटिक नहीं सॉरी एपी का क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोग्रेशन इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू 6 7 माइनस n। तो tn जो दिया जाता है वो 6 7 माइनस n से दिया गया है, ठीक है ना। इट हैज बीन गिवन। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, पुट फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, t1 इज इक्वल टू t1 इज आल्सो फर्स्ट टर्म राइट, a इट इज a फर्स्ट टर्म एंड समटाइम्स इट इज अगेन t1 फर्स्ट टर्म। तो 6 इंटू 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 36, ठीक है। t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको d भी निकालना है ना, तो d के लिए आपको t2 भी चाहिए। तो 6 इंटू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 इंटू 30। सो d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 30 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सो कॉमन डिफरेंस इज, तो दिस इज द आंसर। सो a इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 36 एंड d इज इक्वल टू माइनस 6। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज it is asking sum of its 25 terms. So it is sum is given by sum of n terms is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो this is equal to, since n is equal to 25 this implies S25 is equal to 25 divided by 2। 25 टर्म का निकालना ना आपको राइट। तो 2 into a is your what, a is your कहाँ गया 30, now say 36 into plus n minus 1 25 into minus 1 24 into d is your minus 6। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ नहीं करना आपको। 25 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो गया बेटा 72 माइनस, ठीक है ना इतना हो गया। दिस इज माइनस अगेन, सो दिस इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू कितना हो गया, ये आधा ही होता है ना, तो 72 हो गया, इट इज योर माइनस साइन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 36, ठीक है ना। तो 25 इंटू 36 करने का सबसे तरीका क्या है कि आप इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ठीक है। नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से डिवाइड कर दो, जो जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना हो जो आपको सुटेबल लग रहा हो, ठीक है ना। तो हाँ तो देखो 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना 25 इक्वल टू क्या होता है 100/4, ठीक है ना। तो आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो माइनस 900 इतना हो जाएगा, ठीक है ना मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम कितना निकल गया, दिस इज योर आंसर,
तो ए निकला 36, डी निकला -6 और जो सम निकला आपका वो कितना निकला, कितना है ये -900, ठीक है ना। तो डी -6, ए जो है आपका, ठीक है, और -900 आ गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। 6 के थर्ड पार्ट भी होगा इसमें, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में एक फिगर दिया हुआ है, इट इज अ सिमिलर ट्रायंगल का सिमिलरिटी पर बेस्ड है ये। क्या दिया हुआ है आपको, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है, दोनों राइट ट्रायंगल हैं, ठीक है, और कुछ डायमेंशन दिए हैं तो आपको ये निकालना है, मुझे लगता है आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या है मामला, इधर एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। The triangle is like this and at the same time it is also right triangle, right, यहाँ पर मिलेगा, मान लीजिए आप, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी, ये दोनों राइट एंगल है, बड़ा ध्यान देना है, ये राइट एंगल है। P is the point of intersection and this is diagram ABD and ABD are two right angles with ADB is equal to BCA, ठीक है, ADB is equal to BCA, ठीक है। एंड इफ AB is equal to 10, ये 10 दिया हुआ आपको, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, वो 10 सेंटीमीटर समझ जाओ, ठीक है ना, फिगर में आपको दिख रहा है। AD is equal to 6, AD is equal to ये 6 है आपका, ठीक है। एंड BC is equal to 2.4, BC कौन सा है ये, BC is equal to 2.4, व्हाट इज BC, BC अच्छा ये है 2.4 है, ठीक है, ये 2.4 है। एंड DP is equal to 4.5, DP is equal to ये कितना है 4.5 है। तो क्या करना है, तो चलो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में होता है प्रूव दैट ट्रायंगल एपीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीपीसी। एपीडी बीपीसी तो ये सिंपल तो है, इसमें क्या है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। एंगल डी इन ट्रायंगल एडीपी, क्या है ये एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीसी, क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, या इसको ये कह लो एंगल ए पूरा लिखता ना, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। क्यों बराबर है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये एंगल और एंगल बराबर तो होंगे, तो क्या हो गया, अगर दो एंगल बराबर है तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPC, किससे, AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए आप लोग। अब आपको क्या करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट में, बी पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। प्रूव फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड PB। BD क्या है बेटा, देखो BD, व्हाट इज BD, BD, तो BD तो निकालना क्या है आपको, ये पता है, ये पता है, इन राइट एंगल, देखो इन ट्रायंगल ABD में, ABD में क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल है ना, ABD एक राइट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये तो होगा, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज AB आपको 100 का हो गया, AB स्क्वायर 10, AD कितना है बेटा, AD भी आपको दिया हुआ 36 हो जाएगा, इसका 36 दिया है प्लस BD स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 36, कितना होगा 64, यानी 8 सेंटीमीटर। तो BD कितना निकला आपका, BD निकालना था ना, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड PB, एक तो BD निकालना है, BD तो 8 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है, BD निकल गया आपका ये वाला 8 सेंटीमीटर निकल। अब क्या निकालना था, PB क्या हो जाएगा, तो PB क्या, PB तो और भी आसान है, PB इज इक्वल टू BD में से जो PB लेंथ है, BD में से क्या DP घटा दो, इज इक्वल टू 8 माइनस 4.5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है ना,
3.5 सेंटीमीटर, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ पीए। पीए क्या है, ये पीए, व्हाट इज पीए, ये लेंथ निकालनी है आपको। अच्छा, ये लेंथ भी निकल जाएगी फिर आपको। तो पीए भी आप जो पीए ऐसे भी निकाल सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल से भी निकल सकता है। पीए ऐसे निकालो, पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो राइट इन ट्रायंगल एडीपी है ना भाई, एडीपी तो राइट एंगल होगा। पीए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एडी का स्क्वायर प्लस एडी का पीए का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना, इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर। आपको दोनों चीजें पता है, तो दिस इम्प्लाइज, पीए तो नहीं पता, पीए निकालना है तो पीए का स्क्वायर निकाल लो। एडी कितना हो जाएगा, देखो एडी का स्क्वायर होगा 36 प्लस डीपी का स्क्वायर कितना होगा 4.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना जो भी है वो 436 प्लस 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 20.5, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 56.25, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी ए, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज पी ए इक्वल टू, इसका आप निकाल लो जो भी आता है, क्या स्क्वायर रूट निकालना है ना आपको। क्या है ये 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कितना हो गया बेटा, 7.5 हो गया। दिस इज इक्वल 7.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये कितना आ रहा है पीए कितना आएगा आपका, पीए इज इक्वल टू 7.5, ठीक है ना। आंसर इतना ही तो आएगा, पीए इज इक्वल टू 7. ठीक है, सी हो गया। नाउ कम टू डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में क्या है, अब मैं कुछ मिटाऊं, ठीक है, ये ऊपर से मिटा दूं, ठीक है। ए पार्ट में तो आपको हो गया, ए पार्ट मिटा दो, ठीक है ना। ए पार्ट में मिटाते हैं, स्पेस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब डी पार्ट में जाते हैं। डी पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस अपॉन दिस। अच्छा, एपीडी और एपी तो क्या होता है, देखो आपने प्रूफ किया था ट्रायंगल एपीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी। तो आप जानते हैं क्या होता है, अगर ऐसा है तो एरिया, एरिया ट्रायंगल एपीडी अपॉन एरिया ट्रायंगल बीपीसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इनके साइड के करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर ना, वो भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीसी स्क्वायर, ठीक है ना, एडी बीसी, और इज इक्वल टू पीडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीसी स्क्वायर, ये तो होगा। अब आपको जो भी आपको ये रेशियो निकालना है, तो जो साइड आपको दी है, देखो एपी पता है आपको, एपी यू नो एपी, यस यू नो एपी, व्हाट इज एपी, एपी आपने अभी निकाला ना, एपी यू नो। बीपी, बीपी जानते हो, बीपी आपको पता है, बीपी आपको नहीं पता, चलो इसको रहने दो। आपको एडी पता है, एडी विच लेंथ इज एडी, दिस एडी इज नोन। बीसी यू नो, बीसी पता है, बस पता है, तो आपको क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। एडी कितना है 36, ठीक है, एडी का स्क्वायर 36 है, बीसी का स्क्वायर, तो एडी और एडी एंड बीसी ना, एडी एंड बीसी, हाँ, अपॉन 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 576, 5.76 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये तो होगा, ठीक है ना। 2.4 का स्क्वायर तो 2.4 का स्क्वायर 5.76, ठीक है। 36 अपॉन, अब इसको 36 अपॉन 5.76 करोगे तो ये आ गया 25/4। तो दिस इम्प्लाइज तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, तो एरिया
ट्रायंगल APD निकालना था, APD रेशियो ट्रायंगल एरिया रेशियो ट्रायंगल BPC, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 25/25/4, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो और भी आप देख सकते हो, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 25 कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लेना क्या क्या निकालना है आपको, ठीक है। 25/4 ही आएगा, ठीक है, इतना ही आना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मगर उसमें कुछ डायमेंशन ज़्यादा लग रही है मेरे को, समथिंग इज लुकिंग इनअप्रोप्रिएट, पता नहीं। चलिए हमारा तो आंसर आ गया ना, यही आंसर आएंगे, ठीक है ना। इस मेथड से यही आंसर आएंगे। अब कोई और अगर कोई सिमिलरिटी का अगर कंडीशन लगाएंगे तो हो सकता है कुछ और भी आ जाए इसमें, मगर कुछ डायमेंशन मुझे इनअप्रोप्रिएट लग रही है इसमें, ठीक है ना। बहरहाल हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो क्या कहता है। एक सर्कल का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर्कल दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, described in a circle with center O. PQ is a tangent to the circle at C. OM is perpendicular to chords AC and angle COM is equal to 65 डिग्री, ठीक है ना। तो जो आपको जो क्वेश्चन है बेसिकली वो लगभग ऐसा है, ठीक है। और एक इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या खींचा है, टेंजेंट खींचा है, ठीक है ना। टेंजेंट मान लो आप इसको, और O इसका सेंटर है। O से क्या है इसका, OC ABC, O से ये और इसको ड्रॉ किया गया है, और इसे इसको परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो ये ऐसे है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं, आप देख लो फिगर में, ठीक है। उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस साइड हैज बीन गिवन एज दिस साइड एंड दिस इज योर O, राइट, ठीक है। फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप फिगर वो वाला फिगर देखो, ठीक है। M, दिस पॉइंट इज M, और क्या है, यही है ना 65 डिग्री एंगल है, ये एंगल है क्या है आपका 65 डिग्री लिखने का, यहाँ पर एंगल COM, एंगल COM इज इक्वल टू है 65 डिग्री। और क्या दिया बेटा इसमें, आइसोसेलेस है, AB इज इक्वल टू AC है, ध्यान देना, एंड COM इज इक्वल टू, और यही दिया हुआ था ना। नाउ क्या निकालना है आपको, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो आप सारी प्रॉपर्टीज आपको फर्स्ट पार्ट में इसको निकालना है। यू हैव टू एवैल्यूएट व्हाट, एंगल ABC, तो ABC निकालना तो आसान है। क्या है इसमें, ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर जितना एंगल लिया होगा उतना एंगल लिया होगा। अब PQ इज अ टेंजेंट, अच्छा चलो, अच्छा ये 65 है, देखो एंगल क्या है, एंगल AOC कितना हो जाएगा बेटा, AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 130 डिग्री, ठीक है। यानी पूरा सेंटर पे कितना बना रहा है, सो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये थ्योरम जानते हैं ना, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, आपको निकालना क्या है, एंगल ABC तो निकालना था, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 130 डिग्री, यानी कितना हो गया 65 डिग्री। एक का तो आंसर ही हो गया आपका ए। बी वाले पार्ट में आते हैं, एंगल BAC। अब यहाँ देखो AB तो और भी आसान हो गया, AB इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज, क्यों, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है ना। तो ये साइड इस साइड आइसोसेलेस दिया हुआ है ना, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, पूरा एंगल। तो अब ये वाला एंगल आपका कितना निकला, ABC कितना निकला, दिस इम्प्लाइज आपको निकालना क्या, एंगल BAC, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू भी 65 डिग्री हो गया, 65 ना, ये दिया हुआ है। नाउ एंड इन ट्रायंगल ABC में क्या हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ,
एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इससे आप आराम से जो भी निकालना है आपको, एंगल बी ए सी की आपकी वैल्यू निकालनी है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी, यानी कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, दोनों 65 है, तो इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। ये भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। नाउ कम टू पार्ट सी में। व्हाट इज इट? इट इज आस्किंग बी सी क्यू। बी सी क्यू कौन सा, देखो बी सी क्यू कहाँ पर है पॉइंट, मतलब पी और क्यू एक पॉइंट भी है, पी और क्यू, ठीक है ना। बी सी क्यू, बी सी क्यू मतलब कौन सा एंगल पूछ रहा है, दिस एंगल, ये एंगल पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो बी सी क्यू निकालने के लिए आपको क्या होगा अब ये देखो एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो ये एंगल होगा, ये देखो इस कॉर्ड के लिए इसके जो इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। देखो ये है, इसको और तरीका भी है निकालने का, ठीक है, इस टर्म को अगर नहीं यूज करना, ये एक क्या है कॉर्ड है, इस पर एक टेंडेंट खींचा है, ये एंगल जो है कॉर्ड से जो बना रहा है बी सी क्यू, ये किसके बराबर होगा, इस सेगमेंट के अलावा जो अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पर एंगल बी ए सी, इस ये कॉर्ड पे ये एंगल ये बनाना है बी ए सी वाला एंगल, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो आपने बी ए सी निकाला, आपने कितना आया 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। और वेब से भी आप अगर निकालना चाहें इसको बीएससी को, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। कैसे, देखो यहां से यहाँ तक कितना होगा 65, चलो यही आप तरीका अपनाओ, ठीक है ना, ये सिंपल है, और भी निकल तो जाएगा, ठीक है ना, दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं आप, यू हैव अनदर मेथड ऑल्सो, ये भी आपके वहाँ है सिलेबस में। ठीक है, चलो अगले पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। सॉल्व, तो सेकंड में आ जाओ। ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, लीनियर इनइक्वालिटी आपके वहाँ भी है, तो लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, ये क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। चलो सेवन का सेकंड पार्ट क्या है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी नोट में -3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7x/2, 7x/2 प्लस 2 इज लेस देन 8 प्लस 2x, 8 प्लस 2x है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है i, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू i इंटीजर, ठीक है। नाउ दिस बिकम 3 प्लस x इज लेस देन 7x/2 प्लस 2, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा 7x/2 प्लस 2 इज लेस देन 8 प्लस 2x, ठीक है ना। तो इसको सबसे सिंपल इसका तरीका तो यह है कि आप इसको 2 से पहले थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज -6 प्लस 2x इज लेस देन 7x प्लस 4, एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस 4 इज लेस देन 16 प्लस 4x, ठीक है ना। तो अब हमारे क्या हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया इससे, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, देखो -6, तो -6, ठीक है, -6 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 7x माइनस 2x, 7x माइनस 2x सॉरी, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 4x इज लेस देन 16 माइनस 4, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाओ आप आगे। तो -10 इज लेस देन इक्वल टू 5x, एंड ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 4x है यार, 14 बोल 7x माइनस 4x इट इज योर 3x, राइट, इज लेस देन 12। तो दिस इंप्लाइज -10 इज लेस देन इक्वल टू x, -10 से सॉरी -2, इसको -2 कर दो, इज लेस देन इक्वल टू x, एंड x इज लेस देन इक्वल टू
4, ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाई सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताए। और ध्यान देना कि यहाँ पर सब में लिखा नहीं, लिखना है x बिलोंग्स टू i, ठीक है ना, सब में लाइन में लिखनी पड़ेगी आपको। सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखो, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 4, x सच दैट, ठीक है, सब फॉर्म लिखोगे, एंड x बिलोंग्स टू i, ठीक है बस। तो यानी -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको हम अगर फॉर्म में लिखेंगे तो -2 इंक्लूड होगा, तो -2 -1 0 1 2 3 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 4 है ना, 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ कैसे हो जाएगा, ग्राफ इज इक्वल टू, आप ग्राफ दिखाओगे, ग्राफ क्या हो जाएगा, तो सॉरी ग्राफ नहीं, एक नंबर लाइन खींचनी है आपको, ठीक है, नंबर लाइन खींचनी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, इतना ही दिखाओ आप, ज़्यादा। तो -2 को आप ऐसे कर दो, -1 एक को आपको दिखाना -0, ठीक है, 1 2 और 3, ये आपका ग्राफ हो गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो दोनों आपके आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आपको शो करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शो करेंगे तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई समझ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, ये आपका एक उसका सवाल है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लीनियर इक्वेशंस ऑफ द लाइन का मेरे ख्याल से है, ठीक है, उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इन द गिवन डायग्राम ABC इज अ ट्रायंगल वेयर B इज इक्वल टू, वर्टिसेस दी हुई है, B आपकी वर्टिसेस दी हुई है कितनी, वर्टेक्स जो है वो 4 -4 है कोऑर्डिनेट्स में, और C है -4 2 -4 -2, D इज अ पॉइंट ऑन AC, ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन AC, ठीक है। अब फिगर देखो आप, समझ में आ रहा है ना, फिगर क्या दिया हुआ है, आपको सारे कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये 7 का थर्ड पार्ट है। अब पूछ क्या रहा है देखो उसमें, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी तो आप ग्राफ से लिख सकते हो ना आराम से। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए पार्ट में देखो, ए के कोऑर्डिनेट में सीधे लिखने यहाँ से, भाई इससे पढ़ सकते, ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप, दिख रहा है ना, 0 6 हो जाएंगे, ए वाई एक्स में, और ऊपर कितना है 0 6, डी कितना है, डी कहाँ पर है देखो, डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए एक्स एक्स में तो वाई 0 होगा, -3 0, साफ दिख तो रहा है इसमें, ठीक है। बी में आ जाओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के सेंट्रोइड के ट्रायंगल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या कोऑर्डिनेट, आप फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो x1 abc के कोऑर्डिनेट के निकाले ना, a के x1 क्या होगा, 0 + 4 - 4, क्या हो जाएगा 0 + 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3, और y क्या हो जाएगा 6 - 4 - 2, 6 - 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0 0। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये तो निकलेगा 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इफ D डिवाइड्स AC इन द रेशियो K/1, D डिवाइड्स AC, AC कौन सा है ये देखो, A को, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब ये इस तरह की कंडीशन है, ठीक है ना, AC आपको A कोऑर्डिनेट कितना है देखो, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, D डिवाइड्स AC, वेयर इज A और C, ये है, A के है 0 6 0 6, और C के है कितना देखो, C के कोऑर्डिनेट कितना है, -4 -2 -4 -2। अब D डिवाइड्स, D के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, -3 0, ठीक है ना, D के कोऑर्डिनेट -3 0 है। अब ये K/1 में डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको निकालना वैल्यू ऑफ K, D डिवाइड AC इन द रेशियो, तो K निकालना तो बहुत आसान है, इसमें क्या है इसमें, ठीक है। ये आप कोई भी Y कोऑर्डिनेट लेता हूँ या X ले लो, Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू K × -2,
प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, ठीक है ना, हो गया। ये जीरो वाई कोऑर्डिनेट है तो के एक डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर आपको, ठीक है ना। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। ये थोड़ा सा ये निकालना आपको, BD की इक्वेशन है तो क्या है, B के कोऑर्डिनेट पता है, D के कोऑर्डिनेट पता है, आपको क्या दिक्कत है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ BD, द आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में इज इक्वल टू क्या होता है, इज गिवन बाय, क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही तो होती है, ठीक है। y माइनस y1, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आप किसकी निकाल रहे हो आप, BD की, b को x1 एक मैं ले लेता हूँ, b को लेता हूँ, ठीक है, 4 y माइनस y1 y प्लस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 माइनस 4, x माइनस x1 x माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 बाई कितना हो गया 7 माइनस 4 बाई 7 x माइनस 4, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। 7y प्लस 728 इज इक्वल टू कितना हो गया -4x प्लस 16, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है, बस और क्या है, तो क्या आ गया 4x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना माइनस, ये इधर आ जाएगा 4x प्लस 7y प्लस, ठीक है, तो 1 फिर हो जाएगा ना इज इक्वल टू 0, बस यही क्वेश्चन आपका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और कुछ था इसमें, डी इतने ही पार्ट थे इसमें, सार हमने ABCD सारा निकाल दिया ना, चलिए। तो ए में आपका क्या आता था, ए में आपका है 0 6 और -3 0, ठीक है ना, और बी में आपका है 0 0, सी में क्या आएंगे आपके के इज इक्वल टू 3 आ गया आपका सी में, ठीक है ना, के इज इक्वल टू 3, और इसके जो इक्वेशन की लाइन होगी वो क्या आ जाएगी 4x प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट जरा, ठीक है ना, नहीं तो लंबा वीडियो बनेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है बेटा, 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, 8 में कहता है द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस k हैज x माइनस 1 एज ए फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो बहुत मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट px इज गिवन एज, px इज इक्वल टू इज गिवन एज 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस k, माइनस 15x प्लस k। नाउ इट हैज बीन गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो क्या होना चाहिए p1 शुड बी इक्वल टू व्हाट 0, तो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 1 रखेंगे सबकी जगह, 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 प्लस k, ठीक है। इसको देखो सिंप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कितना हो गया बेटा, के इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया -4, के इज इक्वल टू 4, ठीक है, के इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ फिर क्या कर रहा है, इसको कंप्लीटली आपको फैक्टराइज भी करना है। अब फैक्टराइज करने का इसका तरीका क्या है, हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका देखो कैसे करेंगे, x माइनस 1 तो फैक्टर है ही ना, पता है आपको, पता है, तो x माइनस 1 को आप 3 टाइम्स लिख दो यहाँ पर, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, राइट इट लाइक दिस। नाउ यहाँ पर देखो कितना है 3x क्यूब, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको लाने के लिए 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना।
या आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। x माइनस वन वो लेंथी मेथड भी है, उसको आप x माइनस वन डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। 3x³ माइनस 3x²। अब यहाँ पर कितना x² चाहिए था आपको 8, तो मेरे को प्लस 11x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 11x², ठीक है ना, माइनस 11x, लेकिन यहाँ पर 15x है तो -4x प्लस 4, ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, अब k की जगह 4 आ गया, ठीक है ना। k की जगह आपने क्या रखना है यहाँ पर, नाउ पुट k इज इक्वल टू 4 रख दिया मैंने, ठीक है, 4 आ गया। तो ये आपका px है, इसी को आपको फैक्टराइज करना था। दिस इज इक्वल टू, अब आपको x माइनस वन इसमें कॉमन है, ठीक है, फिर क्या बच गया 3x² प्लस 11x माइनस 4, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर दो आप, x माइनस वन 4 इंटू 3 कितना 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना है 11 है, तो क्या हो जाएगा 12 और 1 ही हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4, समझे, ठीक है ना। x माइनस वन सॉरी, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन है, ले लो, तो x प्लस 4 बच गया, माइनस 1 कॉमन लोगे x प्लस 4 बच गया। तो दिस इंप्लाइज x माइनस वन, और यहाँ पर x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, और बच गया क्या 3x माइनस 1। दिस इज यूर आंसर। तो दो पार्ट थे इसमें, ठीक है ना। इट वॉज आई थिंक बी पार्ट ना, एक ए पार्ट था और एक बी पार्ट था। आपको क्या क्या निकालना था, एक ए पार्ट में क्या था, ये बी पार्ट था, कौन सा था ये ए पार्ट, नहीं कौन सा क्वेश्चन था, इट वॉज एट्थ ना, एट्थ का फर्स्ट था ये, फिर दो ए बी पार्ट नहीं है, बस यही लिखना है, हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको ये आ गया, तो x माइनस वन एक्स प्लस 4 3x माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आपने, ठीक है, चलो जी अगले में चलें, एट्थ का सेकंड पार्ट में चलते हैं। कम टू एट्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या है बेटा, आपको क्या प्रूफ करना, क्या है क्वेश्चन पढ़ो आप सेकंड में। द फॉलोइंग लेटर्स, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, A D M N O S U Y ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन ऑन सेपरेट कार्ड्स एंड पुट इन अ बॉक्स, ठीक है, कुछ लेटर्स दिए हैं जो आपके उसमें रखे हुए हैं। द कार्ड्स आर वेल सफर्ड एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी बात है आपको लेटर कौन कौन से दिए हैं, पहले ADMN और OSUY और Y, ये लेटर दिए हुए आपको, ठीक है। अब आपको जो फर्स्ट में पूछ रहा है कि एक कार्ड ड्रॉ किया गया इसमें से, ठीक है, रैंडमली, तो आपको निकालना है कि वो कार्ड जो ड्रॉ होगा उस पर कौन सा लेटर लिखा होगा, दैट शुड बी अ लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, ठीक है ना। क्या होना चाहिए कि उसका जो कार्ड होना चाहिए जो उस पर MONDAY, ठीक है। If we draw a card from the box, then what is the probability that that card is bearing a letter of the word Monday, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें P, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मैं लिख देता हूं उसको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने लेटर थे आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही है, ये तो यही रहेगा, ठीक है ना। इनटू न्यूमरेटर में कितना आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, यानी उसके मतलब कितने तरीके से आ सकते हैं, कौन कौन से लेटर आने की संभावना, एम है यहाँ पर, यस, ओ है, यस, एन है, यस, MON है, डी है, यस, ए है, ये भी है, वाई है, ये भी, यानी कितने सारे हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/8 यानी 3/4 आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आई। कम टू क्वेश्चन नंबर बी, इसे बी में क्या पूछ रहा है, which does not appear in Monday, अच्छा ये तो हो गया फिर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 - 3/4, नॉट
एक के होने की और उसके नहीं होने की, 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 3/4 में से क्या होगा 1/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, इसके सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में कहता है विच अपीयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे। अच्छा, ऐसा लेटर हमें मिल जाए जो संडे में भी आए और मंडे में भी आए। देखो संडे और मंडे में पहले आप देखो कि SUNDAY और दूसरा वर्ड है आपका MONDAY। अब ये देखना है हम, इफ यू आर पिकिंग अ कार्ड एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज bearing the letter which is common to both संडे एंड मंडे, यानी जो संडे में भी आ जाए और मंडे में भी आ जाए, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 80 है, वो तो हमेशा 80 रहेंगे ना, 8 कार्ड में से आप निकाल रहे हो, दैट्स ऑल, वो तो हमारा फाइनल हो गया। नाउ इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, ऐसे लेटर हमको देखने हैं जो संडे और मंडे में कॉमन है। ऐसे कितने लेटर हैं जो संडे और मंडे में कॉमन है, कितने लेटर हैं, देखो DAY, यहाँ भी 3 तो कॉमन ही है, उसके अलावा N कॉमन है, NDAY, ठीक है, यहाँ पर MO है, यहाँ पर, यानी 4 लेटर ऐसे हैं जो हमारे को क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो इसका मतलब 4/8 दिस इज इक्वल टू 1/2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट में जाने, नेक्स्ट है क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं 8 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैं देखता हूँ कि ICC बोर्ड में क्वेश्चन अच्छे अच्छे खासे पूछते हैं, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज इनफैक्ट अ गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट इज oil is stored in a spherical vessel occupying 3/4 of its full capacity, ठीक है। रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अब इसको फिगर बना लेता हूँ मैं। एक ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिस वेसल इज 28 है, ठीक है, ये 28 मतलब यहाँ से यहाँ तक है 28, ठीक है। अब इसमें जो हाइट है वो 3/4 तक की हाइट कहता है, 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी, यहाँ तक भरा पड़ा हो, 3/4 तक भरा पड़ा, 1/4 खाली है इसका, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक इसमें ऑयल भरा पड़ा है और इसकी टोटल हाइट कितनी है, ठीक है, 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। इसकी हाइट वाला हमें नहीं पता, ठीक है, अभी तक दिया नहीं है। दिस ऑयल इज देन poured into a cylindrical vessel with a radius 21 cm. Find the height of the oil in the cylindrical vessel. Correct to nearest, अच्छा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक देखो इसमें पानी भरा था, इसका जो हाइट था वो है आपको दी नहीं है, 3/4 तक इस कैपेसिटी। ऑयल इज स्टोर्ड इन द स्फेरिकल वेसल ऑक्यूपाइंग 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। अच्छा, 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी तक है, 3/4 हाइट नहीं है। इट इज, देखो इसका मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता इसकी, ठीक है, इसमें हाइट सपोज क्या थी इसकी, सपोज इसकी h मान लेता हूँ मैं, इसकी हाइट क्या है, h मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम था इसमें, अब इसमें ऑयल कितना था, इसका जो वॉल्यूम है यानी πr² है इसका 3/4, यानी इसमें जो ऑयल की क्वांटिटी थी वो कितनी थी इस कंटेनर में, इस सिलेंडर में 3/4 πr², πr² नहीं था, πr² कर देंगे तो इस पूरे सिलेंडर का पूरी कैपेसिटी निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जो ऑयल उसमें हमने फिल किया था दैट वाज अप टू द 3/4 ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है ना, उसकी जो 3/4 कैपेसिटी उतना उसमें ऑयल था, उसी ऑयल को हमने पोर करके दूसरे सिलेंडर में डाला जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर था। तो हमें ये बताना है कि उस सिलेंडर में जिसमें हमने उसको पोर किया वो कौन सी हाइट तक वो ऑयल पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो बेसिकली अब आपने माना ये एच है, इसकी सपोज मान लिया आपने, अब इसको आपने क्या किया, एक सिलेंडर पतले सिलेंडर में डाल दिया जिसकी रेडियस थोड़ा सा कम है, समझे, तो रेडियस कम है तो हाइट बढ़ेगी इसकी इससे, ठीक है। तो इसकी रेडियस है 21, तो इसमें आपने इसको ऐसे फिल किया, तो अब ये माना है सपोज हाइट h है, हमें नहीं पता, यही हाइट आपको निकालनी है, ठीक है ना, यही हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते फिर तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन द फर्स्ट सिलेंडर ना, कितना हो जाएगा, फर्स्ट सिलेंडर का पाई 3/4 तक ही था ना, 3/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पाई r² उसका 28 था इंटू एच मैंने मान लिए इतना सेंटीमीटर क्यूब है, क्या था सेंटीमीटर है ना, हाँ हाइट आपकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब है। दिस सेंटीमीटर क्यूब वाज दिस मच ऑफ ऑयल वाज इन द फर्स्ट सिलेंडर। नाउ आपने दूसरे में इसको उलट दिया तो ऑल्सो उसका वॉल्यूम कितना आया था, ऑल्सो
क्या वो तो आपने उसकी हाइट एज मान ली, तो उसमें क्या है पाई आर स्क्वायर 21 स्क्वायर थी इंटू एज, आपने सपोज आपने मान लिया, इसकी हाइट नहीं मानी आपने, आपने ये माना कि इसकी एज हाइट तक ये भरेगा इसमें, ठीक है ना। ओह इट वाज स्फेरिकल, सिलेंडर, इट वाज स्फेरिकल, सॉरी, इट वाज क्या था, स्फेरिकल। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक स्फेरिकल एक वेसल था आपका, ठीक है। इसकी कहाँ तक फुल फिल किया गया था आपने, 3/4, आई एम वेरी सॉरी, ये सिलेंडर नहीं था ना, मैं सिलेंडर पड़ गया। इट वाज क्या था, ये स्फेरिकल था। स्फेरिकल का रेडियस जो, ठीक है। अब इस सिलेंडर इस जो स्फेयर का जो आपने जो ऑयल फिल किया था, इसको आपने किसमें पोर किया, इस वाले पर 21, इसका जिसका रेडियस 21 से है इस सिलेंडर का, और हाइट मान लेते हैं एच तक वो पहुंचा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा इसमें भी, यही तो आप लोग पता है, इसमें से पलट के कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना था 21 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यही तो हो जाएगा भाई। इसी ऑयल पे, इसमें स्फेरिकल एक कंटेनर था आपके पास जिसमें 3/4 कैपेसिटी तक आपने ऑयल भरा हुआ था, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 3/4 पाई आर। इसको एक मिनट यहाँ पे काटना नहीं है, चलो काट दो इसको। क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ना, ठीक है। यही तो हो जाएगा। इसको आपने इसमें उल्टा, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। तो ये ऑयल, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं, तो दिस एम्प्लाइज पाई इंटू 28 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। तो यहाँ से एच निकाल लो यार, क्या मुश्किल काम है। एच 10 28 का क्यूब डिवाइडेड बाई 21 का स्क्वायर, बस 28 का क्यूब डिवाइडेड बाई 21 का स्क्वायर निकालो आप। 28 का क्यूब डिवाइडेड बाई 21 का स्क्वायर, ये 49.77 लगभग 50 आएगा, ठीक है। इट इज योर 49.77 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। तो कितना आएगा हाइट आपकी, यानी कहाँ तक पहुंचा ये हाइट, 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो तीनों हो गए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, देखो फटाफट, एक क्वेश्चन और रह गया इसके बाद जस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कहता है एक सर्कल का फिगर है अगेन, ठीक है ना। इन द फिगर शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विद ओ एज सेंटर, द डायमीटर AB प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट PQ एट P, इफ PA इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो सिंपल सा मुझे लगता है, ये टेंजेंट है ना। देखो PQ क्या है, टेंजेंट है, तो PQ का स्क्वायर आप रिलेशन जानते हैं क्या होता है, PA इंटू PB, ठीक है। अब आपको PA कितना है, आपको दिया हुआ है PA इज इक्वल टू 24 है, आपको निकालना क्या है, फिर PQ निकालना है, तो PA 24 तो दिया ही है आपको। PB कितना होगा, इफ एक फिगर शोज सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है, पीबी जो हो जाएगा आपका, पीबी जो यहाँ पर निकालो, पीबी जो निकालना है आपको, वो कितना हो जाएगा, पी ए में से क्या माइनस करोगे आप, पी ए में से आप ए बी माइनस करोगे, यानी कितना, ए बी कितना होगा, सर्कल का रेडियस है, डायमीटर माइनस करोगे यानी 80, यानी ए बी, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू पी ए कितना है आपका 24 माइनस 18 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो आपका पी क्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, नहीं पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड नंबर, इसके क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, इसके शेयर एंड डिविडेंड का है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड का तो अच्छी क्वेश्चन होती है, ठीक है। मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड रुपीज कितना 3,30,000, 33 के आगे, तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 33 इतना है, ठीक है। 33 के पीछे 3 जीरो है, ठीक है। बाइंग 100 शेयर ऑफ ए कंपनी, कितने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, ठीक है। एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम मतलब जो मार्केट कॉस्ट है, जो सॉरी जो नॉमिनल कॉस्ट है उससे उसकी 10% ज्यादा, मार्केट वैल्यू ज्यादा है इतनी 10%, ठीक है ना, ये मतलब है। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 12%, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ भाई साहब 12%। आपको ध्यान पता होना चाहिए कि डिविडेंड जो है हमेशा किस पर दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है ना।
जो उस पर प्रिंटेड रेट पर, ठीक है, जो शेयर पर लिखा जाता है, मार्केट रेट पर नहीं दिया जाता कोई डिविडेंड। तो डिविडेंड कैलकुलेट करते समय हमेशा ध्यान देना कि उसका आप नॉमिनल वैल्यू शेयर्स का निकालें, ठीक है ना। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय हिम। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो मिस्टर उनने इतने इन्वेस्ट किए, अब उसके तो और 100 रुपीज का शेयर, तो मार्केट वैल्यू एमबी ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा बेटा भाई, 100 रुपीज का एक शेयर था, उसका 12% प्रीमियम मिला है, तो ₹112 हो जाएगा, सिंपली बात, ठीक है ना। तो 100 है और कंपनी 10% प्रीमियम, सॉरी 10% प्रीमियम, सॉरी 10% प्रीमियम, 12% तो उनने वो डिक्लेयर किया, कौन सा, ठीक है, तो 110 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदेगा उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, भाई इतना इन्वेस्ट किया था ना, तो और कितना हो जाएगा, 33123 डिवाइडेड बाई 110, so 11 3 जा, दिस इज इक्वल टू 300, तो 300 शेयर उन्होंने खरीदे थे, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट। इसके बी पार्ट में क्या हो जाएगा, इज एनुअल डिविडेंड निकालना है। तो एनुअल डिविडेंड के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एनुअल मार्क और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, प्रिंटेड वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, मतलब नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना, कितने का था, एक था 100 रुपये का, ध्यान देना, तो 300 खरीदे, तो कितने हो जाएगा, 3 के आगे 40, इतना रुपीज हो जाएगा। अब एनुअल डिविडेंड कितना परसेंट अनाउंस हुआ, 12%, तो डिविडेंड ऑब्टेन्ड, डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू 12% ऑफ ये अमाउंट 3, ठीक है। इसका आप निकाल दो 12% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12% ऑफ दिस ₹3600, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द, दो ही पार्ट थे इसमें, है ना, दो ही पार्ट है, ठीक है। तो कितना हो गया, 300 और 36, पहले का आंसर 300 हो गया, दूसरे का 3600, ठीक है ना, 3600 इज योर एनुअल डिविडेंड, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका है थर्ड पार्ट, ठीक है ना, 9 का थर्ड पार्ट मतलब। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, ठीक है, एक डेटा दिया हुआ आपको, एज इन ईयर्स दिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दुनिया भर की चीजें दी हैं। नाउ ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एन ओजाइव यूजिंग द गिवन डाटा, ठीक है ना, ओजाइव किस ड्रॉ करना है आपको, एंड टिक टेक 2 सेंटीमीटर 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, देखो इसमें तो आप ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफ में तो आपके पास आप ज़्यादा अच्छा खींचते, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पॉलिसी होल्डर अलोंग द, तो मीडियन डाटा निकालना है, मीडियन डेटा मीडियन एज निकालनी है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज अबव 52 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये आपको देखो बेसिकली क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो पॉइंट, इसको ग्राफ खींचने का सबसे तरीका क्या, अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, आप जो है इसको, जो इसके पहले इस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालो, ठीक है ना, उसके बाद इसको जो है, जैसे क्या करो आप, अपर वैल्यू, जैसे फर्स्ट इंटरवल क्या है 25, आप प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स, कौन से, अपर वैल्यू लेना आप 25, अब पहले एक ओ वैल्यू ले लो आप 0, इसकी वैल्यू कौन सी लोगे, देखो जो लोअर से लोअर वाले की वैल्यू जो ले लो 20 0, ठीक है, ये, और फिर 25 2, 25 2, 35, 35 है ना, 25 से लेके 30 तक है, सॉरी 30, 30 के बाद क्या है 6, ठीक है, और फिर 35, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, 40, फिर 45, ठीक है, इसके बाद 50, इसके बाद कहाँ तक है 60 तक, 55, फिर 60, 60, ठीक है, ये लेना है आपको। तो 35 के आगे कौन सा आएगा,
35 के आगे 18, ठीक है, 18, 40 के आगे 38, 66, 38, 66, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है ना आपको, वही मैं लिख रहा हूँ। 88, 96, 88, ये 96 और ये 100, ठीक है, क्या आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बेसिकली ग्राफ खींचना है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर स्केल दे देता हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। स्केल कहाँ गया भाई, स्केल कहाँ है। Where is the scale? चलो फिर इससे खींच लेते हैं, ठीक है। स्केल मेरे पास, ठीक है, ऐसे खींचना है। और आपको क्या करना है, देखो एक है, कितना है यहाँ, तो आप जो अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे वो क्लास इंटरवल लेते हैं, ठीक है ना, और ऊपर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहाँ तक है, 0, 20 से है, तो यहाँ पर एक ब्रेक दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 20, ठीक है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ऐसे कर दो। ये क्या हो जाएगा, 20, ऐसे लिख दो आप, 25, ठीक है। इसमें क्लैरिटी थोड़ा सा कम आएगी, कोई बात नहीं, आप ग्राफ में एक्चुअल में खींच लेना। 35, ठीक है, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पॉइंट ले लिया आपने। और ऊपर को देखो, आपको जो 0, 2, 6, 18, तो आपको क्या ले सकते हो, आप 5 का भी ले सकते हो ग्राफ, ठीक है ना, 5 ले लो, 5 का ले भी सकते हो। और आप चाहो तो आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 10 का ले लो आप यहाँ से, 10 कहाँ तक है आपके पास, 100 तक है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है ना। ये एक्स एक्स है आपका और ये वाई एक्स है। यहाँ पर क्या है आपका, ये जो क्लासेस थे क्या था, क्लास इंटरवल, क्लास, ठीक है ना, क्लासेस। और यहाँ पर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या लेते हैं आप, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो क्या है, 10 आप जो भी है लिख लो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना, 100 की जरूरत है आप, ये आपने खींच लिया। अब आपको कौन सा पॉइंट देना है, 20, 0, 20 पर तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना, 20, 0। उसके बाद 25, 2, 25, 2, 2 तो बहुत नीचे हो गया यहाँ पर, यानी यहाँ पर ही होगा लगभग, ठीक है ना, 25, 2। फिर 36, 36, 6 मतलब यहाँ पर ही होगा लगभग, 10 से थोड़ा सा नीचे होगा ना, 6 तो। और 35, 8, 35, 8, ये भी लगभग 10 से, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है ना, ये बहुत क्लोज होंगे बहुत, ठीक है ना। 35, 8, 40, 38, 40, 38, 40, 38 का मतलब 30 से ऊपर, 35, 35, 18, 35, 18 तो है, 35 में 18 है, नॉट 8 है, 35 में 18 मतलब यहाँ पर आएगा 20, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर आएगा 40, 38, 30 से 35, 30 में कितना था, 30 में 6 था ना, सॉरी 30 में 6 था, सॉरी 30 में 6 था, 35 में 18 था, 40 में 28, 40 में क्या था देखो, तो 40 में 38 है, 40 में 38 मतलब यहाँ पर लो, मैं देखो जस्ट आपको एक लमसम बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाए। 45 में 66, 45 में 66 मतलब 60 से यहाँ यहाँ पर, ठीक है। फिर 88, 50 में 88, 88 मतलब वेरी क्लोज टू 90, ठीक है। उसके बाद 55 में 96, 96 इज वेरी क्लोज टू 100, 96 इज वेरी क्लोज टू 100। और 60 में 100, 60 में आपके नहीं, यहाँ पर 55 में
55 में कितना था, 50 में 88, 50 में 88, ठीक है। 55 में 96, 55 में आपका 96 इज समवेयर लाइक, ठीक है। और 60 में 100 है, 60 में आपका इट इज योर 100 निकाल हुआ, 60 में 100 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स यूजिंग अ फ्री हैंड कर्व, स्केल से नहीं ड्रॉ करना भाई। फ्री हैंड का मतलब देखो पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए जाना, ध्यान देना, देखो मैं मिलाते जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आपको एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द ओजाई या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। देखो मैं यहाँ पर क्या हुआ, मैं जस्ट मैंने एस्टिमेट किया हुआ है एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ ग्राफ पेपर एंड दिस इज अ व्हाइट बोर्ड वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में आप अगर करेंगे तो आपका सही बहुत फिगर आ गई, जो आप जानते हैं, ठीक है ना अच्छे। ये हो गया, ये तो ग्राफ हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना था यहाँ से, द सेकेंड थिंग यू दिस आस्किंग इज, क्या है, पहले तो एक पोर्शन तो आपसे पूछ रहा है कि ऑन ग्राफ फाइंड द मीडियन एज निकालने को कह रहा है। तो मीडियन एज निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से मीडियन एज निकालते हैं आप, देखो कैसे निकालते हैं, एन बाई टू निकालते हैं। एन बाई टू क्या होती है बेटा, एन कितनी है 100, तो एन बाई टू क्या हो गया 50 हो गया। तो आप क्या करते हो 50 से करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो, ठीक है ना। 50 से करस्पॉन्डिंग क्या करते हो आप, एक जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्स में ली है, तो वाई एक्स में एक ऐसा पॉइंट लो जो कि 50 पे जाते हो, ठीक है ना। 50 पे 50 को ये सपोज ए पॉइंट है, यहाँ से आप क्या करो, एक लाइन पहले ड्रॉ करते हो उसकी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। वहां से इसको एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ए बी सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी या एब्सिसा ऑफ सी गिव्स यू द मीडियन, ठीक है ना। एब्सिसा ऑफ या एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑफ सी गिव्स द मीडियन, ठीक है ना। ये कितना होगा, यहाँ से आप ग्राफ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये लगभग देखो, ये यहाँ तो थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आप खींचोगे तो 42 के समथिंग कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। आप इसको ड्रॉ कर लेना एग्जैक्टली, यहाँ पर ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। ये इसके बीच में आ रहा है लगभग, क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, ग्राफ सही नहीं है, ये 42 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करता है, इसका जो 9 का आपका थर्ड पार्ट है, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखो जरा क्वेश्चन को क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज अबव 52 ईयर्स, ठीक है ना। मिडिल एज निकालने के बाद क्या हो गया, थर्ड में जो बी पार्ट पूछ रहा है, अब इसका अच्छा, इसमें फिर मैंने ग्राफ मिटा दिया, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे ग्राफ आपका कैसा था, ग्राफ ऐसा था ना, लाइक आपने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचा वो कैसे था, लगभग ऐसे था ना, लगभग कुछ ऐसे था, ठीक है। यहाँ से आपने 20 था ना, हाँ 20, ठीक है, 25 ऐसे कुछ था, 25 जो भी था, ठीक है। ऐसे आपने खींचा था यहाँ से 60 तक या 100 तक था, 60 तक था, ठीक है ना, ऐसे खींचा था आपने, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट से। और यहाँ पर क्या था आपका, ये वाई एक्स है, ये आपका क्लासेस था, यहाँ पर ये सी एफ है, ठीक है, ऐसे था एक सब स्प्लिट बता रहा हूँ ये। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज अबव 52 ईयर्स। देखो एज आपने यहाँ ली थी ना एक्स एक्स में, तो आप क्या करो, यहाँ से 52 के पास से एक वर्टिकल लाइन खींचो, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 52 पर जो जो एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पॉइंट देखेंगे, इससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यहाँ से जहाँ पर एक ग्राफ को काटेगा, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ठीक है। ये भी देखना वाई एक्स को कहाँ पर काटता है, जो ये वाई एक्स का जो पॉइंट होगा ना, यही आपका ये क्या होगा, दिस विल शो द स्टूडेंट पॉलिसी होल्डर हुज एज इज लेस देन 52 ईयर्स। समझ रहे हो, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स whose age is less than क्या 52 ईयर्स, लेस देन 52 ईयर्स इज इक्वल टू, ये आपका कितना आएगा 92 का आएगा लगभग, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा 92 आएगा, मैंने चेक करके देखा था, ठीक है ना 92। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स whose age is more than 52 ईयर्स,
अगर 52 ईयर्स से ज्यादा वालों की एज निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो टोटल कितने थे 100 माइनस 92 को माइनस कर दो, ये आ गया आपका 8। लगभग आंसर आपका ग्राफ से इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है ग्राफ से रीड करना, ठीक है। चले अगले पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 10th क्वेश्चन पर आ जाओ, उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं 10th क्वेश्चन में। हाँ 10th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन क्या है कि टेबल दे रखी है, रोहन बॉट द फॉलोइंग इटरव्यूज फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ सामान दिया हुआ है और इसमें क्या दिया है, को लिस्ट दिया है, क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है, जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो टोटल जीएसटी पेड, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका हो जाएगा। अब जीएसटी पेड फॉर किसके लिए? तो पहला आइटम क्या खरीदा उसने? लड्डू, ठीक है ना। तो क्या देखो लड्डू का रेट दिया हुआ है, कितने खरीदे ये क्वांटिटी दी है, और जीएसटी कितना है दिया है, कितना क्या रेट है उसका 500 पर केजी है, ठीक है ना। और 2 केजी खरीदा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, और जीएसटी का रेट कितना है 5%। क्या देगा ये 5% ऑफ रुपीज 500 इंटू 2, ठीक है ना। इतना तो खरीदेगा वो भाई, 5% यानी 5/100 इंटू रुपीज 1000, 1 2 से काट दो, 1000 से काट दो, इक्वल टू रुपीज 50 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जीएसटी पेड फॉर पेस्ट्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेस्ट्री कितनी खरीदी उसने, पेस्ट्री खरीदी है उसने 12 और एक 100 की थी और 18% उसका रेट है। 18% ऑफ रुपीज एक 100 की है इंटू 12 रुपये की उसने 12 खरीदी है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 18/100 इंटू रुपीज 1200, ठीक है ना। तो इसको आप कैंसिल कर दो, कितना हो गया ये देखो, तो 206 ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो टोटल जीएसटी पेड निकालना ना आपको, तो टोटल जीएसटी जो हो जाएगा इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ₹50 प्लस 216, ठीक है ना। इसको जोड़ दो आप, कितना हो गया 266, ठीक है। एंड इसका बी पार्ट में क्या है, ये तो ए पार्ट था, ठीक है। व्हाट वाज द बी पार्ट, फाइंड द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल बिल अमाउंट जो हो जाएगा सब कुछ जोड़ दो आप, बिल अमाउंट कितना होगा देखो, ये उसने 1000 का खरीदा, प्लस इसमें 50 रुपीज उसने जीएसटी दिया, ये किसने खरीदा 1200 का खरीदा, प्लस 216 इसमें इसको जीएसटी दे दिया, ये रुपीज में अमाउंट है आपका, ठीक है। तो इसको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 616, ठीक है, 244 कैरी कुछ नहीं 1 2 इतना ही आ रहा ना, प्लस कर लेना इसको, ₹2466 इज द टोटल बिल अमाउंट, ये आपका आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट इसके। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है देखो, सेकंड पार्ट है इसमें जो आपको क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है देखो, 10th का सेकंड पार्ट, इसमें क्या कर रहा है, इफ द लाइंस kx minus y plus 4, kx minus y plus 4 is equal to 0, और दूसरी लाइन कौन सी दी है बेटा, 2y is equal to 6x plus 7, 2y is equal to 6x plus 7, ये क्या है, दोनों these are perpendicular lines, these are perpendicular to each other, find the value of, के तो कोई बात नहीं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, when if two lines are perpendicular then the product of their gradients should be equal to -1, ठीक है ना, ये तो आप कहते हो। तो इसका ग्रेडियंट निकाल लेते पहले, इसको क्या हो जाएगा y is equal to, ग्रेडियंट क्या होता है, y is equal to mx plus c फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना m, तो y is equal to क्या हो जाएगा kx plus 4,
यानी यहाँ से m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x k। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 6/2 3x प्लस 7/2, ठीक है। तो m2 यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 3। तो सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो दिस का मतलब हो गया k इंटू 3 शुड बी इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -1/3। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका ए पार्ट है, इसमें एक पार्ट और है, बी पार्ट। क्या पूछता है बी पार्ट में, बी पार्ट में पूछता है इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 2i इज इक्वल टू 6x प्लस 7 थ्रू एंड पासेज थ्रू -1 1। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि पैरेलल जब होती है तब m1 इज इक्वल टू m2 होता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल, राइट। तो इस केस में क्या कहता है, एक ये जो लाइन है यानी जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/2 है, ये वाली लाइन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इसका जो m1 होगा, ये क्या होगा, m इज इक्वल टू कितना है इसका 3, ठीक है। लेट एक लाइन की इक्वेशन ऐसी निकालनी है जो इसको पैरेलल हो। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी y इज इक्वल टू mx प्लस 7, mx प्लस c। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो mx प्लस c है। तो अब ये सिंस इट पासेस थ्रू 1 -1, ठीक है ना, 1 -1 है, -1 है, -1 इट पासेस थ्रू -1 सो तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू m कितना है बेटा, m आपका 3 है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू -1 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4। हेंस देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन required equation is y is equal to mx 3x plus 4, ठीक है। ये हो जाएगा y is equal to 3x plus 4 हो जाएगा और m is equal to इतना आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया 3x plus 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में इसका जो है थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन क्या है इसका, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस टू आंसर द यूज रूलर एंड कंपास टू आंसर दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी इज इक्वल टू 10। देखो ये क्या है, एक थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। आपको कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं किससे करना होता है, आपको यू हैव टू यूज द रूलर एंड कंपासेस ओनली। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन, थोड़ा सा ब्रॉडली एक समझा देता हूँ कैसे करना है। एक आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अब एंगल ड्रॉ तो करना आपको आता ही है ना, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, ए बी सी, जहाँ बी सी इक्वल टू आपको कितना लाइन है, आपको क्या करना है बेसिकली, देखो कैसे करेंगे आप, एक बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ठीक है। और बी पे क्या करेंगे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक कंपास रखेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे 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 करके इसको यहाँ से मिला देंगे, 90 बन गया। ये सपोज एक्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें से ये एक्स, इसमें से आप 8 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का ये आर्क ले लेंगे, ये है 8 का, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, नाउ नेक्स्ट इज सेइंग कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी से मैं इसको मिटा दो थोड़ी देर, 8 है, याद रखना इसको। बी एंड सी का क्या है, आपको इक्विडिस्टेंस एक क्या होता है, अब आप जानते हैं एक ये कौन लोकस क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट बीसी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। कैसे खींचेंगे, अब इसका लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, इससे आपको क्या लेना है, मोर देन हाफ एक आर्क लेना है,
फिर यहाँ से एक आर्क काटो, यहाँ से काटो, फिर यहाँ से काटो और यहाँ से ऐसे काट दो। इनको दोनों में मिला देंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना। ड्रॉ कैसे करना है आपको खुद कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये सपोज ये लाइन आपकी एल है, ठीक है ना, एल है। तो ये क्या काट रही है आपकी, ये एल लाइन, एल इज द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज equidistant from B and C, ठीक है ना, which this is basically a perpendicular bisector of line segment BC. Similarly, construct the locus of the point A and B equidistant from A and B. तो इसका मतलब AB का भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, यानी ये भी इसको आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो इसका, ठीक है। ऐसे सेम जैसे खींचना है, मैं तो ड्रॉ दिखा रहा हूँ आपको, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जैसे आपको, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करोगे आप, इससे मोर देन हाफ की एक आर्क लोगे, यहाँ से यहाँ काटो, यहाँ काटो, फिर यहाँ से यहाँ काटो और यहाँ काटो, मिला दो इसको, ठीक है ना। तो ये है, ये आ गया, ठीक। ये सपोज M है आपकी लाइन, तो M इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है ना। इसका आंसर भी हो गया। मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन A एंड B एज O। तो इन दोनों के जो जहां पर काट रहा है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज O, ठीक है। ये भी खींच दिया हमने। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O। तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्कल खींचना है, ऐसा एक जो कि क्या होगा, O से O पर, मतलब बेसिकली आपको करना क्या था, आपको O पर एक मेटल, एक O को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचना था, ठीक है ना। देखो मैं खींच के दिखाता हूँ आपको, अगर इसमें खींच जाए तो आराम से, स्लिप करता है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो O से कहता है, यहाँ से आपको मेटल एंड यहाँ पर रखना है कंपास का, और यहाँ से OA के बराबर आपको आर्क लेना है ऐसे, ठीक है ना। कितना लेना है, OA के बराबर, और यहाँ से भी क्या करना है, खींच देना है एक सर्कल ऐसे, जो A से जाए, A से जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। सॉरी कलर पड़ गया, सॉरी थोड़ा सा ना एग्जैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इट इज स्लिपिंग वेरी स्मूथ है ना सरफेस, और भी वर्टिकल है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, जो कि इस तरह से होगा आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो दिस इज द, ये आपको खींचना था, यानी आपको क्या करना था, यहाँ पर मेटल इन को रखे, ठीक है, और यहाँ से OA डिस्टेंस लेके A से जाए सर्कल आपका, फिर यहाँ जहाँ भी ये जाता है, ठीक है ना। ये आपका लोकस हो गया। नाउ फाइनली कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC। BA एंड BC से इक्विडिस्टेंट, मतलब आपको एंगल A का बाइसेक्टर खींचना है। इट इज द रिक्वायर्ड लोकस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द दिस एंगल ABC, सॉरी ABC है, ठीक है ना। तो इसका बाइसेक्टर कैसे खींचता है, वैसे भी आपको पता है 90 डिग्री 45 खींच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से एक आर्क लो खींचा हुआ है, एक आर्क खींचना है आपको, यहाँ से यूँ खींचना है, यहाँ से यूँ खींचना है, यहाँ से मिला दो, ये आपका बाइसेक्टर हो गया। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बाइसेक्टर खींचना है एंगल BAC का, जो कि एंगल BAC को इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसे ऐसे खींच दो, ठीक है ना। दिस इज द, बी को थोड़ा मिला देता हूँ, ठीक है। सपोज ये LM, ये N है सपोज, ठीक है। तो N इज द locus of the points which are equidistant from AB as well as BC, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से आप इसको, ये आपको शो करना था। अब इसमें क्या था, इसके इन एडिशन टू दिस आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने थे इसमें सॉरी, स्टेप्स ऑफ, वो आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। विदाउट स्टेप्स को समझ जाएगा आपने क्या किया। आपको बेसिकली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने थे, उसमें क्या लिखना था, फर्स्ट में आप लिखेंगे ड्रॉ और लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड में एट B ड्रॉ एन एंगल CBX इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, एट B ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू ड्रॉ एन एंगल CBX इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम BA you have to, from BX cut the line segment BA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 8 लिया आपने, ठीक है। नाउ you have now draw the perpendicular bisector of the line segment BC. Suppose this the L is the perpendicular bisector, so L is the required locus. Similarly, draw the perpendicular bisector of
a line segment AB, suppose this perpendicular bisector is M, so M is the required locus. ये हो गया. थर्ड में क्या करना था आपको, with these the lines L and M intersect at O, so O is our required point. Now with the center O and radius OA we draw circle to get the required locus. ठीक है. Finally you have to finally draw the angle bisector of angle ABC. Suppose this N is the angle bisector of this angle ABC, so N is the required locus of the required locus. ठीक है ना, जो आपसे पूछा गया था. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको ये डिस्क्राइब भी करना था. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर इसलिए ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, थोड़ा सा हाथ स्लिप कर रहा है इसमें. ठीक है ना. अगर आपको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो इट विल यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली. ठीक है ना. आप बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है. तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. ठीक है. और आपके पार्ट ए को तो मैंने पहले ही सॉल्व कर चुका था, सेक्शन ए को आपके, और सेक्शन बी आपने कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया. ठीक है. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. और अगले वीडियो में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, इससे आपको सीख पाते हैं, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ न कुछ बच्चों को सीखना चाहिए इन वीडियो से. ठीक है. अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया. ठीक है. तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें. और लाइक करें. ठीक है ना. और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें. और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. ठीक है ना. थैंक यू.